नमस्ते साथियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकिशन शर्मा फिर से उपस्थित हूँ। कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 2020 की चर्चा चल रही थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रश्न पत्र में किस प्रकार से अंकों का विभाजन है, किस इकाई को कितने अंकों का अंक भार दिया गया है और सरयू, मंदाकिनी पाठ्य पुस्तकों को कितने कितने अंक में विभाजित किया गया है। साथ ही हम लोगों ने भाग ब से शुरुआत की थी प्रश्न पत्र के, जो 16 अंक का काव्य शास्त्र से संबंधित जितने बिंदु आपके पाठ्यक्रम में हैं, काव्य गुण, काव्य दोष, छंद और अलंकार, इनको 16 अंकों में विभाजित किया गया है। बिना समय गवाए आप लोगों से फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन है आप लोगों से कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर जाकर के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। लीजिए, आज हम काव्य गुण और काव्य दोषों पर चर्चा कर लेने के बाद छंद प्रकरण से शुरुआत करते हैं। छंद नाम का जो प्रकरण है वह आपके पाठ्यक्रम में 6 अंकों का है। 3-3 अंकों के 2 प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से छंद है। 8 छंदों को आपके पाठ्यक्रम में स्थान मिला है। देखते हैं कौन कौन से 8 छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो 8 प्रकार के छंद है, इन 8 प्रकार के छंदों में से 4 मात्रिक छंद है और 4 वर्णिक छंद है। देखते हैं कौन कौन से, नाम लिखता हूं मैं यहां पर। गीतिका, हरि गीतिका, छप्पय और कुंडलियां, ये मात्रिक छंद है। वर्णिक छंदों में हमारे पाठ्यक्रम में है द्रुत, विलंबित, वंशस्थ, कवित्त छंद और शवैया। अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि जो 8 पाठ्यक्रम में निर्धारित छंद है, इनमें से कौन कौन से छंद 2018 और 2019 में पाठ्यक्रम में पूछ लिए गए हैं। प्रश्न पत्रों में किन किन को स्थान मिला है। हरि गीतिका छंद और छप्पय तथा कुंडलियां में अंतर, ये दोनों ही प्रश्न 2018 में पूछ लिए गए हैं प्रश्न पत्र में। एक प्रश्न पूछा गया, गीतिका छंद के लक्षण लिखते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, और दूसरा प्रश्न आया था छप्पय तथा कुंडलियां छंद में लक्षण लिखते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। 3-3 अंकों के 2 प्रश्न हैं। इसी पैटर्न पर 2019 में आपको फिर 2 प्रश्न पूछे गए। उनमें से एक प्रश्न था गीतिका छंद, गीतिका छंद के लक्षण लिखते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, और एक प्रश्न था द्रुत, विलंबित और वंशस्थ छंद में अंतर स्पष्ट करने का। इस प्रकार एक प्रश्न आता है स्वतंत्र, एक छंद लक्षण लिखना, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना, और एक प्रश्न आता है 2 छंदों में अंतर स्पष्ट करने का। यह जो पैटर्न हमारे पास में है पिछले 2 वर्षों का, 2018 और 2019 के प्रश्न पत्र का, उसके आधार पर हम लोग इस बार देखते हैं कि कौन से छंद हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं। जहां तक मेरा अनुमान है, अंतर स्पष्ट करने के प्रश्न में इस बार गीतिका और हरि गीतिका दोनों ही भले ही स्वतंत्र रूप से पूछ लिए गए हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने का, गीतिका तथा हरि गीतिका छंद में अंतर स्पष्ट करना,
यह प्रश्न इस बार 2020 के प्रश्न पत्र में महत्वपूर्ण लगता है। इस दृष्टि से हम लोग आज इसको पढ़ेंगे कि गीतिका और हरिगीतिका में अगर अंतर स्पष्ट करने का प्रश्न आ जाए तो उस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना है। वैसे हम सभी छंद पढ़ेंगे, लेकिन हम विशेष रूप से ध्यान देंगे एक तो गीतिका और हरिगीतिका में अंतर स्पष्ट करने का, एक कवित्व और सवैया छंद को पूछा नहीं गया है अभी तक। तो जो चीज पूछी नहीं गई है 2018 और 2019 के अंदर, वो उसका 2020 में आने का ज्यादा चांस रहता है, संभावनाएं ज्यादा है इन दोनों छंदों को पूछने की। सवैया क्योंकि अपने आप में एक नाम है, लेकिन 11 छंद है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग गणों से बनने वाले 11 प्रकार के सवैया हम लोगों को ध्यान में होने चाहिए। कोई बड़ी समस्या नहीं है, आपको सवैया इतना आसानी से याद हो जाएगा, एक सारणी से आपको सवैया पूरा सिखाया जाएगा, फिर आप कभी भी सवैया भूलेंगे नहीं। लीजिए, सबसे पहले तो हम लोग गीतिका और हरिगीतिका छंद में अंतर स्पष्ट करने से आज के इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग हेडिंग लगा देते हैं गीतिका छंद, और इधर मैं लगा देता हूं हरिगीतिका। सबसे पहले तो इन दोनों छंदों के क्या लक्षण हैं, इन दोनों के लक्षण पर चर्चा करते हैं कि लक्षण आखिर इन दोनों के क्या है, किस प्रकार से इन दोनों में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। देखते हैं, पहले मैं दोनों के लक्षण लिखता हूं। ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए एक के लक्षण लिखेंगे और दूसरे में क्या अंतर बताना है उतना ही लिखेंगे, ताकि कम समय में हम ज्यादा चीज को पढ़ सके। सबसे पहले तो हमें यह लिखना होता है कि यह एक सममात्रिक छंद है। तो हरिगीतिका भी सममात्रिक है, इसका मतलब ये दोनों चीजें एक सी हो गई। फिर इसके प्रत्येक चरण में 14-12 पर यति के क्रम से कुल 26 मात्राएं होती है। अब जहां तक अंतर की बात है, यहां अंतर हो जाएगा। एक ही अंतर है गीतिका और हरिगीतिका में, और वो अंतर हम नाम से याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, गीतिका और हरिगीतिका, गीतिका के आगे क्या लगाया है? हरि लगाया है। हरि में कितनी मात्राएं हुई? 2। और कहां लगाया है? नाम से पहले लगाया है, पहले लगाया है ना। तो यहां देखिए, यहां 14-12 पर यति होती है, अब पहले लगाया है ना, तो 14 के स्थान पर 16 हो जाएगी। बस इतना ही अंतर है गीतिका और हरिगीतिका में। कैसे? हमने यहां लिखा इसके प्रत्येक चरण में 14-12 पर यति के क्रम से। यति शब्द का क्या अर्थ होता है? यति शब्द का अर्थ होता है ठहरना, ठहराव। यति के क्रम से कुल 26 मात्राएं होती है। तो यहां क्या लिखेंगे? यहां 14-12 के स्थान पर +2 कर देंगे। और +2 कहां करेंगे? मैंने आपको कहा गीतिका के आगे जोड़ा है तो आगे ही जोड़ना है। 14 के स्थान पर क्या कर देंगे? 16 कर देंगे। तो यहां पर करेंगे 16-12 मात्राओं पर यति के क्रम से 28 मात्राएं। यह अंतर हो गया। हमें पूरा लिखना है परीक्षा में, दोनों के लक्षणों को पूरा लिखना है, फिर अंतर स्पष्ट करना है। मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा है, आपको ये चीज यहां पर पूरी लिख देनी, क्योंकि 3 अंक का सवाल है। 3 अंक जब हमें पूरे के पूरे प्राप्त करना, देखो हम जिस इकाई को पढ़ रहे हैं ना, इकाई जो भाग ब है प्रश्न पत्र का, इसमें 16 में से 16 अंक लाए जा सकते हैं।
हिंदी होते हुए भी यहां नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। काव्य गुण से संबंधित प्रश्न पूछा, आपने पूरा उत्तर लिख दिया। काव्य दोष से संबंधित प्रश्न पूछा, आपने पूरा उत्तर लिख दिया। छंद में कई नंबर कटने की गुंजाइश ही नहीं होती, और अलंकार में परिभाषा लिख दी, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दिया, फिर नंबर कहां कटेंगे। तो 16 में से 16 अंक लाने की हमें पूरी तैयारी करनी है, और कोशिश यही रहनी चाहिए कि पूरे नंबर आए, क्योंकि यही इकाई होती है जहां हम पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। इसलिए पूरे धैर्य के साथ में और जितना अच्छा लिख सकते हैं उतना लिखने की कोशिश करें, आपके नंबर पूरे आएंगे। चलिए अब देखते हैं तीसरा लक्षण क्या लिखना है। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14-12 पर यतिक्रम से कुल 26 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण के अंत में क्रमशः एक लघु व एक गुरु पाया जाता है। बताइए क्या ये यहां अंतर होगा? नहीं होगा। कारण यह है कि अंतर केवल इतना ही है, 14-12 26 और 16-12 28। +2 कहां हुआ? ये +2 हुआ है 14 में, तो 14 पहले है, 14 मात्राएं पहले है ना, तो 14-12 की जगह यहां पर हो गया 16-12। इसलिए यही चीज ध्यान देने की है। अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, इसलिए हमें सीधा सा समझ में आ जाएगा 16-12 मात्राओं पर यतिक्रम से। तो पीछे वाली चीज जो लिखी है हमने, प्रत्येक चरण के अंत में क्रमशः एक लघु व एक गुरु पाया जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज यहां है, इन 12 मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं है। 16-12 वहां है, यहां भी 14-12 ही है। तो इसमें अंत में लिखा है ना, प्रत्येक चरण के अंत में क्रमशः एक लघु व एक गुरु पाया जाता है, तो वहां भी प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु व एक गुरु पाया जाता है। बस ये दोनों ही छंदों के लक्षण हो गए। अब एक एक उदाहरण भी वही चिर परिचित उदाहरण लेंगे जो आपने वर्ष पर्यंत पढ़े, या अब तक मैं ऐसे कहूं कि उन उदाहरणों को मैंने पढ़ा है अपनी कक्षा 12वीं के अंदर, और वो आज तक याद है। इसलिए उदाहरण हमेशा वही याद करें। नया उदाहरण छंद में याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम वो उदाहरण याद करें जो उदाहरण हमें आसानी से याद रह जाए। देखिए कौन सा उदाहरण है। यहां गीतिका छंद की जब बात होती है तो कविवर राम नरेश त्रिपाठी की बड़ी सुंदर कविता, बड़ी सुंदर प्रार्थना है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। देखिए लिखते हैं उदाहरण मैं लिख रहा हूं यहां पर, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। यह उदाहरण हो गया आपके गीतिका छंद का। अब कई लोगों के दिमाग में यह आया होगा कि हमें छंद में मात्राएं लगानी तो सिखाई नहीं कि छंद में मात्राएं कैसे लगाई जाती है। छंदों में मात्राएं लगाने में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं सीखनी होती है। हाँ, अगर हम नियमों से शुरुआत करें तो पहले 10-15 नियम लिखवाएं, लंबी चौड़ी क्लास उसकी लगाएं, उसके बाद में फिर उदाहरण लगाएं, फिर उसके ऊपर उस नियम को बिठाएं। ऐसे पढ़ने से अच्छा है कि हम आगमन विधि से ही, जहां हमें जिस चीज की आवश्यकता है, फिर भी मैं आप लोगों को 2-4 बातें बता देता हूं कि ये बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी होती है। हम जानते हैं कि अ, ई, उ और री ये लघु स्वर होते हैं। तो लघु का जो संकेत चिन्ह है वो अंग्रेजी का आई है, ये हमें छंद में लगाना होता है। इसके अलावा जितने भी स्वर जिन वर्णों में लगे होंगे उन सबको हमें गुरु का जो संकेत चिन्ह है वो अंग्रेजी का एस है, ऐसे गुरु मानना है। अब बात यह है कि और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी होती है, तो उसमें आप देख लीजिए कि अनुस्वार, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा होता है वो वर्ण लघु होते हुए भी क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। एक और बात याद रख लीजिए कि अर्ध अक्षर से पहले का वर्ण लघु है तो भी गुरु माना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए सत्य, तो सत्य में मात्रा कैसे लगेगी? गुरु और लघु लगेगी। क्यों? कि आधा जो त है वो समय मिल जाता है। एक और जो समस्या करती है बात आपके, वो होती है र वाली। हम लोगों को लगता है कि 3 प्रकार के र होते हैं, जबकि 3 प्रकार के र होते ही नहीं है। र तो 2 ही प्रकार के होते हैं,
एक जो र नीचे लगता है, एक जो र ऊपर लगता है, एक र आधा होता है, एक र तो पूरा होता है, और तीसरा तो र ही नहीं होता, तीसरा तो री होता है। कैसे? मैं आपको 3 शब्द लिखता हूं यहां पर। शब्द है कृपा, शब्द है क्रय, शब्द एक लिखता हूं विक्रम, और शब्द लिखता हूं यहां पर निर्णय। यहां 4 प्रकार के शब्द लिख दिए मैंने। र तो 3 ही प्रकार के लिखे आपकी दृष्टि से, मैं र 3 प्रकार के कह नहीं रहा हूं। हमें लगता है कि 3 र होते, 3 र नहीं होते। देखिए कैसे। एक तो कृपा, कृपा के अंदर के मात्रा कैसे लगाएं? ऐसा यहां भी र है, ये र नहीं है, ये री है। हमने री के लिए क्या लिखा है? अ ई उ री, सब क्या होंगे? लघु होंगे। तो कृपा में मात्रा कैसे लगेगी? कृपा में क्री के अंदर लगेगी लघु और पा के अंदर लगेगी गुरु, बस। अब क्रय, क्रय में क्या करें? तो क्रय के अंदर क्या आधा है, क्या पूरा है? क आधा है और र पूरा है। हमें कई बार लगता है ना नीचे वाला जो र है वो आधा है, जो आधा दिख रहा है वो आधा नहीं है, जो दिख रहा है वो पूरा है और जो नहीं दिख रहा है वो आधा है। कैसे? कि क्रय में क्या आधा है? क आधा है और र पूरा है। अब जब पहला ही वर्ण किसी भी शब्द का, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी शब्द का पहला ही वर्ण जब आधा हो तो उसको किसी में नहीं गिनना है। ऐसा नहीं है उसको आगे वाले में जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक ही सिरोरेखा के नीचे जब होगा तब हम आधे को आगे जोड़ेंगे। सिरोरेखा अलग है तो फिर आधे को गिनना ही नहीं है। तो यहां पर क आधा है ना, इसको कहीं गिनना ही नहीं है। इसकी मात्राएं कितनी लगेगी? लघु लघु। अब बात करते हैं विक्रम की। यहां भी र है, यहां र है, यहां वी क्या है? पहले से लघु मात्रा है, लेकिन आधा क, न कि आधा र। आधा क किस में जुड़ेगा? वी में जुड़ेगा, इसलिए वी की मात्रा कितनी हो गई? गुरु हो गई। अब आधा पीछे क निकल गया तो यहां तो पूरा र बचा, विक्रम में र बचा, तो अब जो मात्रा लगेगी वो लगेगी लघु और लघु। अब बात करते हैं निर्णय की। निर्णय के अंदर र आधा है, पहली बार र आधा आया है, और वो कहां है? निर्णय में। निर्णय की मात्रा कैसी है? नी की मात्रा लघु है। अब ये र है, ये अर्धाक्षर हो गया, बस सीधी सी बात है। तो ये र कहां जुड़ेगा? नी में जुड़ेगा। अब नी की मात्रा कैसे हो जाएगी? गुरु हो जाएगी। और यहां लघु का लघु और यहां लघु का लघु। छंद में एक बात होती है कि यहां 1.5 का मतलब 2 होता है और 2.5 का मतलब 3 नहीं होता, 2.5 का मतलब भी 2 ही होता है। कैसे? कि एक था, आधा जुड़ गया तो हो गया 1.5 और 1.5 का मतलब हो गया 2। अगर यही चीज पहले से ही गुरु होती, मान लो ये यहां जो मात्रा है वो पहले से ही गुरु होती और आधा उसमें जुड़ता तो मतलब वो 2.5 हो जाता, लेकिन 2.5 का मतलब भी 2 ही होता है, 1.5 का मतलब भी 2 है, 2.5 का मतलब भी 2 है। ये बात आसानी से समझ में आ गई। चलिए, और जहां आवश्यकता पड़ेगी और चीजें आपको बता दी जाएगी। ये तो मैंने सामान्य रूप से आपको जानकारी करवाई कि मात्राएं कैसे लगानी है, बस। अब वापस अपने प्रकरण पर आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे इस उदाहरण पे मात्रा लगाने की। लगाते हैं, बड़ी आसानी से मात्राएं लग जाएगी। गुरु, यहां बताया था मैंने आपको कि प आधा है, र पूरा है, और आधे को इसमें नहीं जोड़ना है क्योंकि इसकी सिरोरेखा अलग है, इसलिए इसको कितना मानना है? लघु ही मानना है। लघु, यहां गुरु, यहां भी गुरु। अब मैंने बताया था अनुस्वार युक्त वर्ण लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा, इसलिए इसको गुरु। द लघु, यहां गुरु, यहां भी गुरु, यहां भी गुरु, यहां लघु 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 गुरु, यहां गुरु, यहां लघु। अब समस्या करती है वो, रुकिएगा आप लोग। कई बार ना हम जल्दबाजी में इसको देखते हैं कि इसमें कोई मात्रा है ही नहीं, इसलिए इसको भी लघु लिख देते हैं, एक मात्रा कम पड़ जाती है हमारे। इसलिए ध्यान देने की बात है, यह गलती बहुत सारे विद्यार्थियों से होती है। कहते हैं हमारी एक मात्रा कम आ रही है और हम बिना देखे बता देते हैं कि आपने ए में कौन सी मात्रा लगाई है। तो फिर देखते हैं कि अच्छा, ए में तो हमने मात्रा लघु लगा दी, जबकि ए तो गुरु है, अ ई उ और री के अलावा सब गुरु है, तो इसलिए इसको गुरु मात्रा लगानी है। अब बात यह है कि 14-12 पर यति हो रही कि नहीं हो रही है, तो 14-12 पर यति देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका मतलब यहां पर यति होगी। हे प्रभो आनंद दाता, यति का मतलब होता है रुकना, यहां पर हम अल्प विराम का चिन्ह लगा देते हैं। फिर 14 यहां हो गई, तो अब ये पीछे वाली मात्राएं 12 होनी चाहिए, इनको लिख देते हैं 14।
यहां लिखते हैं 12, 2 देखते हैं होती कि नहीं होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही है, 14 12 और हो गई कुल 26 मात्राएं। इसका मतलब हमारे जितने भी हमने लक्षण लिखे हैं वो सारे इसके ऊपर सटीक बैठ रहे हैं। कैसे बैठ रहे हैं देखिए, ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद वे होते हैं जिनमें सभी चरणों में मात्राएं समान हो। ये 4 चरणों का होता है और इनमें चारों ही चरणों में मात्राएं 26 26 होगी, इसलिए इसको सममात्रिक कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई, हमने एक ही चरण लिखा है, 4 लिखो 1 लिखो आपको नंबर उतने ही मिलते हैं, 1 लिखने से ही हमारे मात्राएं बैठनी चाहिए वैसी। चलिए फिर लिखा है इसके प्रत्येक चरण में 14 12 मात्राएं, बिल्कुल 26 मात्राएं हो रही है। प्रत्येक चरण के अंत में क्रमशः एक लघु और एक गुरु पाया जाता है, एक लघु है और एक गुरु है। क्या ऐसी की ऐसी बात यहां हरि गीतिका में होती है या नहीं होती है? बस 14 12 के स्थान पर 16 12 होगा। अब मैं एक उदाहरण लिखता हूं हरि गीतिका का, यहां लिखते हैं उदाहरण हरि गीतिका का। हरि गीतिका का उदाहरण लिखते हैं, फिर परिचित उदाहरण लिख रहा हूं मैं आपको। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। अब देखिए इस उदाहरण में मात्राएं लगाते हैं। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इसकी मात्राएं कैसे लगाएंगे? मात्राएं यहां लगाई है, वैसे वैसे यहां लगानी है। अनुस्वार युक्त वर्ण है पहला ही, इसको आपको लघु नहीं मानना है, गुरु मानना है, तो गुरु मात्रा लग गई। यहां भी गुरु, यहां लघु, यहां गुरु, यहां लघु, यहां लघु। अब र को लघु नहीं मानना है, गुरु मानना है, क्योंकि आधा स जो है वो र में मिल जाएगा, इसलिए ये हो गया गुरु। मैं वापस लिख देता हूं गुरु यहां पर, फिर यहां लघु, यहां गुरु, यहां गुरु, यहां गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु लघु और गुरु। कुल मिला के बात यह कि 16 12 28 होनी चाहिए, इतना ही तो अंतर है गीतिका और हरि गीतिका में। 14 के स्थान पर 16 हो जाएगी। पहले देखते हैं, जहां 16 होगी हम वहां पर यति लगाएंगे। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। संसार की समर स्थली में यहां 16 मात्राएं हो गई, पीछे बिल्कुल 12 मात्राएं आएगी। गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से 16 12 और कुल 28 मात्राएं। यह सवाल हो गया हमारे गीतिका और हरि गीतिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आप इतनी चीज कर लेते हैं बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे 3 में से 3 अंक मिलते हैं। अब आपको अलग से कोई उदाहरण याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो बोर्ड का जो पैटर्न निर्धारित है अभी तक, उसमें आपको सीधा प्रश्न पूछा गया है। हाँ, आपको उदाहरण देके पूछ ले कि प्रस्तुत उदाहरण में निहित छंद की परिभाषा या लक्षण लिखिए, कोई बात नहीं, आप उसमें मात्राएं लगाइए पहले, क्योंकि आप अगर वर्णिक छंद है तो भी मात्राएं तो लगानी पड़ेगी। मात्राएं लगाइए, फिर मात्राएं गिन लीजिए। अगर आपको मात्रिक लग रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर गण बना लीजिए। गण बनाने के बाद तो और भी आसान काम हो जाएगा अगर वर्णिक छंद है तो। और गीतिका और हरि गीतिका में अंतर सीधा ही पूछा है। मेरा तो मानना है गीतिका और हरि गीतिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न इस बार आपका स्वागत करेगा 2020 के 25 जून को होने वाले परीक्षा के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा देता हूं मैं, हेडिंग लगा रहा हूं। तीसरा छंद है छप्पय। देखिए छप्पय और कुंडलियां भी महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण यूं है, आप सोचोगे कि मैं तो हर एक चीज को महत्वपूर्ण ही बता रहा हूं। महत्वपूर्ण केवल एक परीक्षा नहीं देनी है हमें 12वीं के बाद में और भी बहुत सारी परीक्षाएं देनी है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं हम लोगों को, छंद प्रकरण से तो जब तक हिंदी साहित्य से जुड़े रहेंगे तब तक सामना करना होगा। इसलिए केवल इस परीक्षा को ध्यान में रख करके हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी जानकारी में सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, छप्पय पूछ ले, क्योंकि अगर 2018 में पूछे गए प्रश्न को 2020 में पूछ ले जाता है तो मना तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें छप्पय को भी उतना ही ध्यान से पढ़ना है। चलिए देखते हैं छप्पय छंद कैसे बनता है। सबसे पहले लक्षण लिखते हैं इसके कुछ। यह विषम मात्रिक छंद है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक सीधी सी याद कर लीजिए, आपके पाठ्यक्रम में 4 मात्रिक छंद है, 4 में से 2 सममात्रिक है और 2 विषम मात्रिक है। काम आसान हो जाएगा। मात्रिक छंद कितने हैं? 4 में से 2 आपके पाठ्यक्रम में वो सम मात्रिक है और 2 कैसे हैं? विषम मात्रिक है। अर्ध सम मात्रिक छंद आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है, सीधा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सीधा नहीं है। मैं जो चीज़ कह रहा हूँ उसको कैसे है वो बताऊंगा बाद में, लेकिन सीधा आपको याद रखना है तो फिर आप ऐसे ही याद रखिएगा 2 सम मात्रिक है और 2 विषम मात्रिक है। ये विषम मात्रिक क्यों है वो बताता हूं। विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? हमने कहा था सम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? 4 चरण हैं और चारों में मात्राएं समान है, इसलिए सम मात्रिक है।
इसमें 6 चरण होंगे, 6 चरण होंगे और 6 में से 4 में तो मात्राएं समान होगी और 2 में 4 वाली मात्राएं नहीं होगी। जैसे ये जो छप्पय छंद है, इसके 6 चरणों में से 4 चरण तो रोला के होंगे और 2 चरण होंगे उल्लाला छंद के। अब जो रोला छंद है उसके अंदर आपको 11, 13, 24 मात्राएं मिलेगी, 11, 13, 24 मात्राएं होगी। तो 4 चरणों में 24 मात्राएं होगी, लेकिन अंतिम जो 2 चरण होंगे उनमें 15, 13, 28 मात्राएं होगी। इसलिए आधे में तो 24 है, मतलब आधे मतलब 4 में तो 24 मात्राएं और बाकी वाला में 28 मात्राएं, इसलिए ये विषम मात्रिक छंद हो गया। विषम मतलब समान नहीं है, समान नहीं है। अर्ध सम कब होता? जब आधे में समान और आधे में असमान होता। यहां तो ऐसा है नहीं, इसलिए विषम मात्रिक हो गया, क्योंकि 4 चरणों में तो है 24 और 2 में है 28, इसलिए ये कैसा छंद हुआ? विषम मात्रिक छंद हुआ। एक चीज आपको समझ में आ गई, सम मात्रिक कैसे होता है, विषम मात्रिक कैसे होता है और अर्ध सम मात्रिक कैसे होता है। चलिए और लिखते हैं, ये विषम मात्रिक छंद है। दूसरा लिखते हैं, इसका निर्माण रोला तथा उल्लाला छंद के मेल से होता है। रोला और उल्लाला के मेल से होता है। इसके छह चरण होते हैं, जिनमें से प्रथम 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। यह है लक्षण। यह विषम मात्रिक छंद है, इसका निर्माण रोला तथा उल्लाला के मेल से होता है। प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। और लिखना चाहें तो यह भी लिख सकते हैं कि प्रथम 4 चरणों में 11, 13 के क्रम से 24 मात्राएं पाई जाती है, अंतिम 2 चरणों में 15, 13 के क्रम से 28 मात्राएं पाई जाती है। यह जानकारी भी आपको दे दी। आप सब चीज लिखें, मैंने नहीं लिखी है, मैंने बहुत सारी चीजें बोली है, आप वो चीजें भी लिखें। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, एक ही छप्पय आप याद कर लीजिए, लाइफ टाइम काम आएगा आपके। देखिए हिंदी के विद्यार्थी हैं, जितने आपको छंद मतलब पद्य की पंक्तियां जितनी याद होगी उतनी ही आप सफल, पहले तो विद्यार्थी बनेंगे और कहीं शिक्षक बन गए तो और भी सफल, और भी जिस क्षेत्र में आप जाएंगे। पद्य की पंक्तियां तो एक अच्छे वक्ता की निशानी होती है, इसलिए जितनी कविताओं की पद्य की पंक्तियां आपको याद होती है उतनी आप याद कीजिए आनंद के साथ में, रटने से याद नहीं होगी। लिखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की एक रचना में से एक पद्य लिखते हैं। बड़ा सुंदर छप्पय उन्होंने लिखा है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुल मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रभा फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये तो मैंने बोल दिया। अब इसको हम लिखते हैं कि आखिर 11, 13, 24 मात्राएं 4 चरणों में होती है नहीं होती है, और 28 मात्राएं अंतिम 2 पंक्तियां उनमें 28 मात्राएं मतलब 15, 13 के क्रम से 28 मात्राएं होती है नहीं होती है। लीजिए लिखते हैं एक उदाहरण, जो मैंने अभी बोला उसी उदाहरण को मैं यहां पर लिख रहा हूं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस प्रकार से हमने इस छप्पय को लिख दिया। देखिए देखने से भर से पता चल जाता है कि इनकी मात्राएं बराबर होगी, आकार से पता चलता है कि इन दोनों अंतिम पंक्तियों की मात्राएं बराबर होगी। लगाते हैं मात्राएं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, इस पहली पंक्ति
कहने का मतलब ये हुआ कि इन 4 पंक्तियों में जो छंद है वो है रोला। मात्राएं कितनी होगी? 11, 13, 24। 11, 13 के क्रम से 24 मात्राएं होगी। और ये जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं इनमें छंद है उल्लाला। उल्लाला छंद का जो लक्षण होता है वो होता है 15, 13, 28 मात्राएं, 15, 13 पर यति होगी। अब देख लेते हैं इनमें मात्राएं लगा करके, एक एक पंक्ति में मात्रा लगाता हूं, एक ऊपर वाली लगा देता हूं ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि 11, 13, 24 होती है कि नहीं होती है। एक में नीचे लगाता हूं ताकि पता चल जाए कि 15, 13, 28 होती है या नहीं होती है। लगाते हैं 2, 2, लघु लघु गुरु, लघु 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 लघु, यहाँ गुरु होगी, यहाँ लघु लघु और यहाँ गुरु। अब देख लेते हैं कि 11, 13, 24 होती नहीं होती है। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। नीलांबर परिधान, यहाँ पर हम लगा देते हैं अल्प विराम, क्योंकि बीच में तो अल्प विराम लगेगा नहीं, पूरा शब्द आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस प्रकार से यहाँ पर हो गई 13। कुल मिलाकर के 11 + 13 = 24 मात्राएं। इसका मतलब ये हो गया रोला। और ये कि ये मात्राएं लगेगी इन तीनों में, हम लगा के भी देख सकते हैं। अब हम लगाते हैं अंतिम में, यहां लगाता हूं मात्राएं 2, 2, यहां लघु लगेगी क्योंकि ये री से ऋषि है, यहां गुरु, यहां लघु। हम मात्राएं बिल्कुल ध्यान से लगाएं। जब आप परीक्षा में छंद करते, कई बार हम सोचते हैं ना मैंने बिल्कुल सही करके आया, मेरे नंबर कहां कट गए। छंदों में सारा खेल मात्राओं का ही है। अगर मात्राएं गलत लगाई तो मात्रिक छंद भी गलत हो जाएगा, और मात्रा गलत लगाई तो गण गलत बनेगा, और गण गलत बनेगा तो वर्णिक छंद भी गलत हो जाएगा। इसलिए हिंदी में सारा खेल बिंदी और मात्राओं का ही है। यहाँ तो हलंत का भी महत्व है क्योंकि हलंत आधा कर देगा। इसलिए ध्यान से लिखें। जब उदाहरण आपको याद है तो उसको इतनी बार लिख लिख करके अभ्यास करें। लिखने से ही छंदों में अभ्यास होगा। याद कर लिया उस उदाहरण को, अगर हम लिखना नहीं जानते तो हमारे छंद गलत हो जाएगा। मात्राएं लगाते हैं वापस, मैं जल्दी जल्दी से लगा देता हूं। देखिए यहां दोनों में गुरु आई है, क्योंकि स गुरु क्यों हो गया? इस र के कारण, और वे तो पहले से ही गुरु था। अब लगाते हैं 15, 13, 28 होती नहीं होती, गिन लेते हैं। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये हो गया 15। यति यानी ठहरना, यहां पर हमने विराम लगा दिया। अब पीछे जो 13 बची है उनको गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। कुल मिलाकर 15, 13 और हो गई 28। ये हो गया छप्पे छंद। बहुत ज़्यादा उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही उदाहरण याद कीजिए बस। मैथिली शरण गुप्त जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, रचना भारत भारती। प्रश्न पूछा गया है कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के अंदर, ये पंक्तियां दे करके, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्ना करे। पंक्तियां किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती की पंक्तियां हैं। मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। बड़ी सुंदर रचना है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों के साथ ही मैं एक बार विदा लेता हूं आपसे, और फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुंडलियां, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित्व और सबसे महत्वपूर्ण छंद इस बार का सवैया। सवैया को कैसे पढ़ना है उसको भी देखेंगे। जाते जाते एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध करके जा रहा हूं कि अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय रहते आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आपका साथी बालकिशन शर्मा आपके साथ में जुड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।